फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और पेरिशिंग ऑफ गुड्स। ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 7 और 8 के अंदर। इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें? डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर है गुड्स, वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर गुड्स ही खराब हो जाए, गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इफेक्ट क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सेक्शन नंबर 7 कह रहा है हमारा गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स पेरिश हो गए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। सबसे पहले पेरिश का मतलब देख लेते हैं। पेरिशिंग का मतलब क्या है? तो यहाँ पर नोट देखो, नोट में बता रखा है पेरिशिंग ऑफ गुड्स मींस नॉट ओनली फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स बट ऑल्सो कवर लॉस बाय थेफ्ट और द लॉस इन द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो पेरिशिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन से नहीं होता, पेरिशिंग का मतलब लॉस बाय थेफ्ट भी है, पेरिशिंग का मतलब लॉस इन द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द गुड्स भी है। अगर गुड्स की कमर्शियल वैल्यू लॉस हो जाए तो उसको भी हम पेरिशिंग ऑफ गुड्स ही कहेंगे। इन सब के एग्जांपल देखेंगे अभी। ये जो सेक्शन नंबर 7 और 8 है ये अप्लाई होता है सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर। अब ये स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो सेक्शन नंबर 7 और 8 सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? गुड्स पेरिश हो गए बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही गुड्स पेरिश हो गए। वेयर स्पेसिफिक गुड्स हैज पेरिश्ड और बिकम डैमेज्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। यहाँ पर सेलर की कोई गलती नहीं है, सेलर को नहीं पता कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर पेरिश हो चुके हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो वॉइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए एग्रीड टू सेल टू बी 100 बैग्स ऑफ सीमेंट लाइंग इन हिज गोडाउन। ए एग्री होता है कि वो बी को 100 बैग्स ऑफ सीमेंट सेल करेगा और ये 100 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है ए के गोडाउन में पड़े हुए हैं। इन फैक्ट दैट सीमेंट हैड ऑलरेडी बीन destroyed by leakage of water and has been converted into stone। जब ए और बी आपस में एग्री हो रहे थे, इन दोनों को नहीं पता था कि एक्चुअल में जो सीमेंट के बैग्स गोडाउन में पड़े हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बाय लीकेज ऑफ वाटर। सीमेंट में पानी चला गया जिसकी वजह से सीमेंट स्टोन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा एग्जांपल है लॉस इन द कमर्शियल वैल्यू। तो अब तो सीमेंट किसी काम का नहीं है। और ये हुआ कब? इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके बारे में ना ही बायर को पता है ना ही सेलर को पता है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। तो इस केस में होगा क्या? दिस फैक्ट वाज नॉट नोन टू द सेलर। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है ए और बी के बीच में, ये वॉइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। ए एग्री टू सेल बी a certain horse. It turned out that the horse was dead at the time of the contract। बाद में पता चला कि जब इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पर ही या उससे पहले घोड़ा मर चुका था। तो ये जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ पर नाइदर पार्टीज वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो होगा क्या इस एग्रीमेंट का? ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इस सेक्शन नंबर 7 के अंदर पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ऐसा ही एक टॉपिक हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का केस। दो टाइप की इम्पॉसिबिलिटी होती है, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 7 बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की। इस सेक्शन के बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 10 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाके देख सकते हो। वहां पर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेक्शन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की, जहां पर हमें बोला गया है गुड्स पेरिश बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। यहां पर गुड्स पेरिश कब होंगे? बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो चीजें आती है, एक एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा सेल। जब हम एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होती है और जिस टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है उस टाइम को हम बोलते हैं कि आपका एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट अब सेल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये जो टाइम गैप होता है एग्रीमेंट टू सेल से सेल में कन्वर्ट होने का, इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपके गुड्स पेरिश हो जाएं तो उस केस में क्या होगा? वेयर स्पेसिफिक गुड्स हैड पेरिश्ड और बिकम डैमेज्ड विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर। यहाँ पर भी ना सेलर की गलती है और ना ही बायर की गलती है, लेकिन उसके बावजूद आपके जो स्पेसिफिक गुड्स हैं वो पेरिश हो गए, डैमेज हो गए। आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल इज मेड एंड बिफोर द रिस्क पास टू द बायर। एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद गुड्स पेरिश हुए हैं लेकिन सेल होने से पहले। इस बीच में जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप के अंदर गुड्स का ओनर सेलर होता है। तो यहाँ पर गुड्स के ऊपर जो रिस्क है वो पास नहीं हुआ अभी बायर के पास, उससे पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बायर और सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड हो जाएगा और जो नुकसान होगा वो किसका होगा? वो सेलर का ही होगा। सीधी बात है।
जिसकी ओनरशिप उसी का लॉस। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिस्क फॉलोज ओनरशिप। इसका एग्जांपल देखते हैं। एन एग्रीमेंट टू सेल अ कार आफ्टर 1 मंथ। एक एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है कि 1 महीने बाद कार सेल होगी। इफ द कार इज डिस्ट्रॉय और डैमेज इन इंटरवीनिंग टाइम, अगर कार जो है इस 1 महीने के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस केस में आपका जो ये एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, ये हमारा एक केस लॉ है 1880 का। इस केस में क्या हुआ था, ए डिलीवर्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ट्रायल फॉर 8 डेज। ए बी को एक हॉर्स डिलीवर करता है ट्रायल के लिए, कितने दिन, 8 दिन के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट द सेल वुड बी कंप्लीटेड इफ द हॉर्स वॉज फाउंड सुटेबल फॉर बीस पर्पस। तो ये दोनों आपस में एग्री करते हैं कि ए बी को 8 दिन के लिए ट्रायल के लिए हॉर्स देगा, और अगर हॉर्स बी के लिए सुटेबल हुआ तो बी इस हॉर्स को खरीद लेगा और इनके बीच सेल कंप्लीट मान ली जाएगी। द हॉर्स डाइड ऑन द थर्ड डे। हॉर्स जो है वो तीसरे दिन मर गया विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी फॉल्ट नहीं था। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया ए और बी के बीच में। 8 दिन बाद अगर घोड़ा बी को पसंद आ जाता तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती, 8 दिन बाद सेल हो जाती। लेकिन उससे पहले ही उस बीच के टाइम पीरियड में घोड़ा मर गया और किसी भी पार्टी की कोई भी गलती नहीं है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ए कुड नॉट रिकवर द प्राइस फ्रॉम बी। ए जो है बी से किसी भी तरीके का कोई भी प्राइस रिकवर नहीं कर पाएगा। तो समझ में आ गया, यहाँ पर किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो ड्यू टू फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उसमें या तो सेलर की गलती है या बायर की गलती है, तो उस केस में जो पार्टी एट डिफॉल्ट होगी, जिसकी गलती होगी, वो पार्टी लायबल होगी अदर पार्टी को डैमेजेस पे करने के लिए। पार्टी एट डिफॉल्ट विल लायबल टू पे डैमेजेस टू द अदर पार्टी। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसको देखो। मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन नंबर 7 और 8 है वो सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो अनएसर्टेन गुड्स होते हैं, अब ये अनएसर्टेन गुड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो जो अनएसर्टेन गुड्स होते हैं उनके ऊपर ये सेक्शन 7 और 8 अप्लाई नहीं होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है अनएसर्टेन गुड्स को लेकर और उस अनएसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा। देन द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बिकम वॉइड even if the entire stock of goods is destroyed and the parties remain liable to fulfill their obligation। तो अगर चाहे क्यों ना एंटायर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाए सेलर का, लेकिन उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। जो पार्टीज हैं वो रिमेन लायबल रहेंगी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। अब ये क्यों बोला गया, क्योंकि जो अनएसर्टेन गुड्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अनएसर्टेन गुड्स थोड़े बहुत ही पड़े हुए हैं या फिर बायर ने स्पेसिफिक निकलवा के रखे हैं। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो बायर मना कर सकता है कि मुझे यही वाले गुड्स चाहिए थे, अब ये डिस्ट्रॉय हो गए, मैं दूसरे नहीं खरीदूंगा। लेकिन अनएसर्टेन गुड्स के अंदर तो डिसाइड नहीं होता कि कौन से वाले गुड्स बायर को दिए जाएंगे। तो अगर अनएसर्टेन गुड्स डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं, चाहे सारे के सारे क्यों ना डिस्ट्रॉय हो जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेलर अभी भी लायबल रहेगा कि वो कहीं से भी लाकर गुड्स बायर को दे दे। तो हमेशा ध्यान रखना, अनएसर्टेन गुड्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता, फिर चाहे सेलर का एंटायर स्टॉक ही क्यों ना जल जाए। इसका एग्जांपल देखो, X agreed to sell Y 10 bags of wheat out of 100 bags lying in his godown and the bags in the godown was totally destroyed by fire. The contract does not become void. X must supply 10 bags of wheat और पे damages for the breach। तो यहाँ पर ये अनएसर्टेन गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। X के गोडाउन में आग लग गई और X का सारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसके बावजूद आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड और X अभी भी लायबल रहेगा कि वो Y को 10 बैग्स ऑफ व्हीट सप्लाई करे। अगर X Y को 10 बैग्स ऑफ व्हीट सप्लाई नहीं कर पाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच माना जाएगा और यहाँ पर X Y को डैमेजेस पे करेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, 1-2% चांस होते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयार करके जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन नंबर 9 एंड 10, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।